हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो है जो है भारतीय दंड संहिता का, जो मैंने कल आप लोग को जो बताया था वो धारा 1 से लेकर धारा 5 तक। आज जो साथियों बताऊंगा मैं धारा 6 से लेकर धारा 10 तक। तो धारा 6 और धारा 10 के बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या आता है, वो धारा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो धारा 6 क्या कहती है, संहिता में की गई परिभाषाओं का अपवादों की अध्याधीन समझाना। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड, उपबंध और हर एक ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्याधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों की ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत में दोहराया गया हो या न दोहराया गया हो। ये सारी चीज़ें समझ। अब इसका दृष्टांत क्या है ये देख लेते हैं। 6 का देख लेते हैं। इस संहिता की वे धाराएं हैं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंत से मिली हुई हैं। यह अभिव्यक्ति नहीं करती हैं कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता है, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अधीन समझी जाएंगी जिनमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती वह अपराध नहीं होगा, ये बताया जा रहा है। अब इसका खा देख लेते हैं। का एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना या तो जिसने हत्या की है पकड़ लेता है, यहाँ का संदोष परिशोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह या को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। यानी विधि द्वारा मतलब जो न्यायालय के द्वारा वो आबद्ध है, यानी जो विधि हमारी भारतीय जो दंड का विधि है उसके द्वारा आबद्ध है, यानी उसे उसके अंडर है, और इसलिए यह मामला साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, उसे करने के लिए विधि आबद्ध। अब इसमें हम टिप्पणी देखते हैं, क्या टिप्पणी लगाई है जो बसंती लाल बाबे साहब जी ने जो है कौन सी टिप्पणी लगाई है। इस धारा का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि भारतीय दंड संहिता का निर्माण उन समस्त अपवादिक एवं परिशमनकारी परिस्थितियों के अभाव की धारणा पर किया गया, जिसे साधारण अपवाद शीर्षक अध्याय में एक समझाया गया है और जो इस प्रकार संपूर्ण संहिता को नियंत्रित करता है। यह धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 105 पर अभिभावी नहीं होती, जो सबूत के भार के प्रश्न से संहार करती है। तो ये धारा 6 में क्या क्या चीज़ें थी मैंने बता दी आप लोग को। अब धारा 7 देख लेते हैं। एक बार स्पष्टीकरण पद का भाव। धारा 7 क्या करती है, हर पद जिसका स्पष्टीकरण इन संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। फिर इसका क्या है, इसकी टिप्पणी इसमें क्या लगाई है बसंती लाल बाबे जी ने। इस धारा का मुख्य आधार इंग्लिश विधि का एक सूत्र है, एक ही अंतर्विशेष दूसरे का अपवर्जन है, अर्थात एक का उल्लेख दूसरे का अपवर्जन है, यानी एक को बता रहे दूसरे को खत्म कर रहे हैं। इस धारा में प्रयुक्त शब्दावली इस भावबोध का द्योतक है कि संहिता में स्पष्ट किए गए पदों का संपूर्ण अधिनियम में एक ही अर्थ होगा और एक ही अर्थ निकाला जाएगा। अब आता है लिंग, यानी धारा नंबर 8। देखिए, पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किया जाए वह हर व्यक्ति में लागू होता है, वो चाहे नर हो या नारी। लिंग जो आपका 8वां धारा है वो लिंग है। लिंग में क्या है, मतलब वो जो पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किया जाए वो हर व्यक्ति के बारे में लागू है, चाहे वो नर हो या नारी हो। अब इसमें टिप्पणी क्या दी गई है, लिंग जेंडर पुल्लिंग शब्दों के जहाँ प्रयोग हुए हर व्यक्ति के बारे में लागू हो, तो चाहे वो नर हो नारी हो। लेकिन जनरल क्लासेस एक्ट में व्याकरण की व्याख्या के संबंध में 2 सुविख्यात सिद्धांत हैं, जिनमें एक है जब तक कि विशेष संदर्भ में विरुद्ध ना हो ऐसे शब्द जो एक वचन अर्थ के द्योतक हैं में बहुवचन भी सम्मिलित होते हैं, और ऐसे शब्द जिनमें पुल्लिंग का अर्थ का बोध होता है उनके अंतर्गत स्त्री शब्द आएंगे। चूँकि भारतीय दंड संहिता जनरल क्लासेस एक्ट से निर्मित की गई है, इसलिए इसमें यह विशेष रूप से जो है उपबंध किया गया है कि यह सर्वनाम वह है तथा उससे संबंधित शब्द जब तक कि उनमें विषय या संदर्भ से विरुद्ध न प्रतीत हो का प्रयोग हर व्यक्ति लिए किया गया, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष। इस संबंध में मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण मामला आपके सामने मैं बता रहा हूँ। यह धारण किया गया कि जहाँ सर्वनाम वह का प्रयोग किया जाता है वहाँ उसमें पुरुष और स्त्री दोनों सम्मिलित समझे जाएंगे। अतः धारा 354 के अंतर्गत लज्जा भंग ऑर्टेज और मॉडेस्टी के अपराध के लिए पुरुष एवं स्त्री दोनों को दोषी ठहराया जा सकता है। अब आता है धारा नंबर 9। धारा नंबर 9 क्या है, वचन। जब तक संदर्भ में
तत् प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन बोधक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन बोधक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। तो ये आप मैं इस बिल्कुल डायरेक्टली में पढ़ के बता रहा हूँ, जो चीज़ आपको समझ में आसानी से आ जाएगी। फिर आता है, अब इस पर बसंत बापिज ने टिप्पणी क्या लगाई है, वचन जब तक, यानी इसको हम नंबर भी कहते हैं, जब तक संदर्भ के तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन सिंगुलर नंबर बोधक शब्द के अंतर्गत बहुवचन प्लूरल नंबर एक बहुवचन बोधक शब्द के अंतर्गत एक वचन भी शामिल होता है। तो देखिए साथियों, आप जो चीज़ में बता रहा हूँ उसको आप लोग बहुत गौर से सुनते जाएं। फिर आता है धारा नंबर 10। धारा नंबर 10 क्या है, पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है, स्त्री शब्द किसी आयु की मानव नारी का घोतक है। यानी जो है दर्शाता है, जो पुरुष शब्द है वो पुरुष का तो दर्शाता है, नारी शब्द नारी शब्द को दर्शाता है। अब इसमें टिप्पणी क्या लगाई है, पुरुष एंड नारी, मैन एंड वुमेन, पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है और स्त्री शब्द किसी भी आयु के नारी का घोतक, वो किसी भी आयु के। तो धारा 10 की आयु में मानव नर के पुरुष एवं किसी आयु की नारी को स्त्री घोषित करती है। समानतः हम पुरुष और स्त्री के अभिप्राय किसी प्रौढ़ नर नारी से लेते हैं, लेकिन धारा 10 में प्रयुक्त शब्द किसी भी आयु का अर्थ अत्यंत विस्तृत है, अर्थात जो है नर नारी चाहे वे किसी भी आयु के हों क्यों ना हो, पुरुष एवं स्त्री की परिभाषा में आते हैं। तो अब इस प्रकार एक नवजात बालक बालिका विधि की दृष्टि से पुरुष एवं स्त्री होते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से समझते जाएं। तो अब इसी में एक हम आपको प्रकरण बताएंगे, एक और अन्य प्रकरण जिसमें अभियुक्त 6 वर्ष की बालिका को अपने कमरे में ले गया, उसने उसे लिटा दिया और स्वयं उसके ऊपर लेट गया। लड़की तुरंत चिल्लाई व भाग गई। परीक्षण न्यायालय ने अभियुक्त को संहिता की धारा 352 के अंतर्गत साधारण प्रहार के लिए दोषी ठहराया, क्योंकि बालिका इतनी छोटी थी कि उसमें शील नहीं था। किंतु बम्बई के उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 354 के अंतर्गत स्त्री का शील भंग करने के लिए दोषी ठहराया, क्योंकि बालिका यद्यपि बहुत कम उम्र की थी ताकि वह धारा 10 के अंतर्गत स्त्री थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक आपको जो है यहाँ पे इंसिडेंट भी बता दिया। तो अब इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ अच्छे से। इस बार सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारणा किया कि स्त्री के शील लज्जा का सार लिंग है। प्रौढ़ नर का शील पूर्ण रूप से शरीर से मिला होता है। स्त्री चाहे जवान हो या वृद्ध, बुद्धिमान हो या मूढ़, जागती हो सोती, उसके शील भंग करने की जाने की संभावना होती है। अभियुक्त का संतोष अभिप्राय ही संबंध के निर्णायक तत्व है। शील नारी का एक विशेष गुण है। तो देखिए जो चीज़ मैंने बताई यहाँ पे, आपने धारा 10 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ होती है ये आपने जाना, और कल जो बात होगी धारा 11 से लेकर 11-15 तक आप लोग इसको लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें और भी आपको जानकारी लगातार मिलती रहेगी साथियों। थैंक यू।